Hello guys, welcome to LexPass. I am Varnika. We are studying sociological school. So in my last video मैं आपको एक चीज बताना भूल गई थी कि सोशियोलॉजिकल स्कूल मैंने ये तो बता दिया था कि 19 से 20th सेंचुरी के बीच में आया, बट और लॉ और सोसाइटी इंटरकनेक्टेड है ये स्कूल ये मानता है. बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई फॉरगॉट टू शेयर इज अबाउट द लेज़र-फेयर थ्योरी. तो इसका कॉन्सेप्ट निकल के कहाँ से आया था, क्योंकि लेज़र-फेयर थ्योरी भी उस टाइम 1920 सेंचुरी में इवॉल्व हो रही थी. तो यानी कि उस टाइम लेज़र-फेयर थ्योरी में का मीनिंग क्या है कि कैपिटलिज्म जोर पकड़ रहा था कि हर चीज स्टेट ओन की जगह लोग चाह रहे थे कि चीजें प्राइवेटाइज हो. दिस इज व्हाट इज लेज़र-फेयर थ्योरी इज. तो ऐसे लोगों में इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा था और एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीजें इवॉल्व हो रही थी. तो ये यहीं से सोशियोलॉजिकल स्कूल निकल के आया. और इसमें इसको इवॉल्व करने में काफी सारे ज्यूरिस का हाथ है, जिनके आप यहाँ पे नाम देख सकते हो. और हम शुरू करेंगे ऑगस्ट कॉम्टे से. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो जो ऑगस्ट कॉम्टे सबसे पहली बात दैट ही वाज अ सोशियोलॉजिस्ट एंड ही वाज नॉट अ ज्यूरिस्ट. तो ये आप बात हमेशा ध्यान रखें कि ही इज अ सोशियोलॉजिस्ट एंड ही इज आल्सो नोन एज द father of science of sociology. So not sociological school, nothing related to law here, but he is the only the father of sociology. And he termed it as scientific positivism. So अगर क्वेश्चन आए कि who is the father of sociology, then it is Auguste Comte. But if the question is who termed the term sociology, then the answer is Emmanuel Joseph. So Emmanuel Joseph है, इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था सोशियोलॉजी, यानी कि साइंस ऑफ सोसाइटी, लोगों को समझना इज व्हाट इज सोशियोलॉजी इज. इन्होंने कॉइन किया था, लेकिन इस टर्म को पॉपुलराइज ऑगस्ट कॉम्टे ने किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है. एंड देन व्हाट एल्स ऑगस्ट कॉम्टे डिड, व्हाट ही डिड वाज ही सेड ही गेव ऑर्गेनिक थ्योरी. एंड ऑर्गेनिक और उसमें उन्होंने क्या बोला कि जो साइंस है, ये जो सोशियोलॉजी है, इट इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म. तो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये अपने ये कहीं अलग नहीं है, ये हवाई बातें इन्होंने नहीं करी. ही डिड नॉट से इट्स अ डिवाइन और समथिंग. ही सेड ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म कौन है? हम लोग हैं. यहाँ से लॉ निकली है, ऑर्गेनिकली लॉ निकली है. सो दिस इज व्हाट ही सेड एंड दिस इज व्हाट इज थ्योरी इज. For him, what is this organic or what is this organism? So he is saying it is dynamic, that society is dynamic and organic, and इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है. कर सकते हैं. कैसे कर सकते हो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज? ऑन द बेसिस ऑफ सम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. और वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या है? वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं कल्चरल और फिजिकल सेटअप, एक जगह का कल्चरल और फिजिकल सेटअप, एंड एज वेल एज जो सोशल फैक्ट्स हैं उस टाइम पे. तो ये सारी चीजें लेकर ये सोशियोलॉजी बनती है. एंड दीज आर द सोशल फैक्ट्स एंड दे कैन बी studied, and these social facts, the cultural and physical aspect, they can be studied in a scientific manner to make a society stable. तो ये सारी चीजें स्टडी करनी होती है, तब एक सोसाइटी स्टेबल बनती है. सो यहाँ से ये थ्योरी निकल के आई. तो इनके लिए इतना ही, क्योंकि ही वॉज नॉट अ जूरिस्ट, ही वॉज अ सोशियोलॉजिस्ट. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जूरिस्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट जूरिस्ट है रॉस्को काउंट. तो इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल बोला जाता है, और ऑगस्ट कॉम्टे को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ सोशियोलॉजी. सो डोंट गेट कंफ्यूज. इन्होंने और क्या बोला? ये सोशियोलॉजिकल जो जूरिस्ट हैं, व्हाट दे लुक मोर फॉर द वर्किंग ऑफ लॉ देन फॉर इट्स एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट. मतलब कंटेंट तो है, ठीक है, थ्योरी तो है, लिखा तो है, लेकिन आप उसका करोगे क्या? आप उसको वर्क कैसे करोगे? तो उन्होंने ये थ्योरी निकाली कि उसको वर्क कैसे कर सकते हैं, और उस थ्योरी को क्या बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो है सोशल इंजीनियरिंग. दिस इज द नेम ऑफ दिस थ्योरी, सोशल इंजीनियरिंग. तो ये यहाँ से निकली है कि it is based on the working of law than for its abstract content.
मतलब जो कंटेंट है उसको वर्क कैसे किया जाए फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो रॉस्को पाउंड का ये कहना था कि जैसे इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियर्स जब पढ़ते हैं वो उसमें सिखाया जाता है कि किसी चीज का उन्होंने आविष्कार किया, दे हैव कम अप विद द टेक्नोलॉजी, देन दे गिव द टेक्नोलॉजी टू सोसाइटी फॉर फर्दर यूज। वो उसको रखकर नहीं बैठ जाते हैं, उनकी इंजीनियरिंग चलती रहती है। उसी तरीके से लॉ को भी हमें फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी यूज करना चाहिए। हमें तरीके देखने चाहिए कि हम लॉ को कैसे यूज कर सकते हैं सोसाइटी में। और सिर्फ यूज नहीं, वो यूज एक बैलेंसिंग यूज होना चाहिए, बैलेंसिंग ऑफ कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट। तो अभी ये जो बैलेंसिंग ऑफ कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट है इस पे मैं अभी आऊंगी, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ कि जो मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड मिनिमम फ्रिक्शन। तो ये जो सारी चीजें उन्होंने बोली थी ये इनकी सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी है कि एक तो जो आप लॉ को आप जिस तरीके से अप्लाई करेंगे, पहला आपको देखना है कि यू आर बैलेंसिंग इट विद द कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, हर किसी को लगता है कि मेरा इंटरेस्ट ज्यादा बड़ा है उसके इंटरेस्ट से, हर कोई अपने आप को ज्यादा अहमियत देता है। तो आप उस चीज को बैलेंस कैसे कर सकते हो, लॉ को ये देखना है एंड उसको बैलेंस करके हाउ कैन यू ब्रिंग द मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड मिनिमम फ्रिक्शन। सो दिस इज व्हाट द थ्योरी ऑफ रॉस्को पाउंड इज। एंड ही ऑल्सो, उस पे अभी मैं इंटरेस्ट पे और आगे जाती हूँ, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ ये क्वेश्चन आता है, ही हैज रिटन मेनी बुक्स। तो ये बुक किसने लिखी, हिज बुक इज स्पिरिट ऑफ द कॉमन लॉ, सेकंड बुक इज लॉ एंड मॉरल्स, थर्ड इज सोशल कंट्रोल थ्रू लॉ, ये आप याद करते हैं, इनकी सोशल इंजीनियरिंग से याद कर सकते हो, एंड द फोर्थ इज द टास्क ऑफ लॉ। तो स्पिरिट, तो इनके चारों बुक में लॉ वर्ड है, एक है स्पिरिट ऑफ द कॉमन लॉ, देन लॉ एंड मॉरल, सोशल कंट्रोल थ्रू लॉ एंड द टास्क ऑफ द लॉ। अब हम वापस आते हैं इनके इंटरेस्ट पे, तो बैलेंसिंग ऑफ कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट। तो इसका मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। अब वो इक्वालिटी किस टाइप की होनी चाहिए, अब अगर आप आर्टिकल 15 पे आओ जिसमें कि स्पेशल क्लॉजेस हैं कि you can make laws regarding regarding women and children। तो वो क्यों है, it is so that we can bring equality in a society, क्योंकि लड़कियां हमेशा पीछे रही हैं, उनको आगे लाने के लिए, सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए अब ऐसी लॉज बनती हैं जिससे कि विमेन एम्पावर हो। तो जहाँ पे आप लॉ दे रहे हो लॉ को देना, और कहाँ पे लॉ को कर्टेल करना चाहिए, दिस इज व्हाट द बैलेंस इज ऑल अबाउट। तो जैसे कि आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच। तो फ्री स्पीच भी एक लिमिट तक फ्री स्पीच है, अगर वो ज्यादा हो जाएगी तो उसको भी कर्टेल किया जा सकता है। तो दिस इज व्हाट द बैलेंसिंग ऑफ लॉ इज ऑल अबाउट। तो यही उनकी थ्योरी कहना चाहती है। और तो यही यही जो इंटरेस्ट है हर आदमी का, इसको कैसे, तो उन्होंने इंटरेस्ट ही मेन सब्जेक्ट मैटर है, और उन्होंने इस इंटरेस्ट को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है फर्स्ट इज इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सेकंड इज पब्लिक इंटरेस्ट एंड द थर्ड इज सोशल इंटरेस्ट। तो प्राइवेट इंटरेस्ट क्या होता है, प्राइवेट इंटरेस्ट होता है इट इंक्लूड्स द पर्सनैलिटी, जो कि सेफ गार्ड करता है लॉ ऑफ क्राइम्स, और जैसे कॉन्ट्रैक्ट या फिर मैरिटल लाइफ या फिर प्रॉपर्टी, इस टाइप के इश्यूज आ जाते हैं। और पब्लिक इंटरेस्ट में आप क्या लाओगे, ये स्टेट की बात हो जाती है, जबकि स्टेट जो है वो गार्जियन है सोशल इंटरेस्ट का, जैसे कि ट्रस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट्स, कोई क्राइम, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट हो गया। अब आपको पता है कि प्राइवेट जनरली सिविल होता है और पब्लिक का क्राइम होता है, स्टेट के अगेंस्ट क्राइम होता है। तो ये हो गया पब्लिक और प्राइवेट। अब नाउ व्हाट इज सोशल इंटरेस्ट, तो सोशल इंटरेस्ट में आ जाएगा पीस, हेल्थ, सोशल इंस्टीट्यूशंस, जनरल मॉरल्स, जनरल प्रोग्रेस, ये सारी चीजें आपका सोशल इंटरेस्ट में आ जाएगा, जो ह्यूमन पर्सनैलिटी से मेल खाते हैं। So this is what is interest theory and social engineering theory is। अब इन्हीं इंटरेस्ट के साथ ये जो तीन इंटरेस्ट हैं, रॉस्को पाउंड ने 5 पोस्टुलेट्स भी दिए, जो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, अगर आप उनको मोटा मोटे वर्ड्स में समझो। फर्स्ट पोस्टुलेट है क्रिमिनल लॉ, सेकंड है आईपीआर, थर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ है टॉर्ट्स, और फिफ्थ है टॉर्ट्स का ही पार्ट है, वो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो क्या बोला रॉस्को पाउंड ने, ये बोला कि पहला उन्होंने पोस्टुलेट दिया सिविलाइज, ये पोस्टुलेट है फॉर दी सिविलाइज सोसाइटी, कि
कि मतलब क्या एज्यूम कर सकते हो आप सिविलाइज सोसाइटी में फॉर फॉर दिस बैलेंसिंग, फॉर दिस सोशल इंजीनियरिंग। उनके हिसाब से, रॉस्कोपॉन के हिसाब से हर सिविलाइजेशन अलग अलग होती है, लेकिन ये 5 ऐसे मेन पोस्टुलेट्स हैं जो कि होने ही चाहिए जिससे कि सोसाइटी बैलेंस रहेगी। तो फर्स्ट उन्होंने बोला अदर्स विल कमिट नो इंटेंशनल एग्रेशन अपॉन हिम, कि मेरे ऊपर कोई भी ऐसा कोई एग्रेशन कोई नहीं करेगा। एग्रेशन नहीं करेगा मतलब कि कोई क्राइम नहीं करेगा। पहला ये क्रिमिनल लॉ से इवॉल्व है। सेकंड है दे में कंट्रोल फॉर देयर बेनिफिशियल पर्पसेस। दे में मतलब men may control for their beneficial purposes what they have discovered and appropriated to their own use when they have created by their own labor। तो अगर आपने अपने खुद के लेबर से आपने कोई चीज बनाई है, यहाँ पे आईपीआर आ रहा है, अगर आपने कोई इन्वेंशन किया है तो आप उसको अपने लिए यूज कर सकते हो, पेटेंट्स। थर्ड है those with whom they deal as a member of the society will act in good faith। मतलब कि ये तो आप मान के चल रहे हो कि अगर आप मेंबर हो सोसाइटी के तो आप गुड फेथ में ही काम करोगे। एंड हेंस इसीलिए विल मेक गुड रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस विद देयर प्रोमिसेस क्रिएट। तो ये प्रोमिसेस कैसे क्रिएट होते हैं? ये प्रोमिसेस क्रिएट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट से। तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है गुड फेथ में, तो दिस थर्ड पोस्टुलेट इज कॉन्ट्रैक्ट। देन फोर्थ इज सेइंग दोज हु एंगेज इन सम सोर्स ऑफ कंडक्ट, किसी तरीके का काम, विल एक्ट विद ड्यू केयर नॉट टू कास्ट एन अनरीजनेबल रिस्क ऑफ इंजरी अपॉन अदर्स। अगर आप अपना घर बना रहे हो तो आप ध्यान रखोगे कि आप पड़ोसी के घर को कोई नुकसान ना करो, या फिर अपने घर में कोई ऐसी चीज ना बनाओ जिससे कि पड़ोसी को नुकसान हो। लॉ ऑफ टॉर्ट्स। एंड फिफ्थ इज others who maintain things or employ agencies। तो जो लोग मतलब who maintain things or employ agencies, तो जैसे कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगा रहा है, कोई दूसरा आके फैक्ट्री लगा रहा है, हार्मलेस इन स्फेयर ऑफ देयर यूज बट हार्मफुल एल्सवेयर। मतलब मान लीजिए किसी ने कोई स्टील की फैक्ट्री लगाई, ये तो हार्मलेस है, इससे तो फायदा ही हो रहा है, स्टील बन रहा है, लेकिन उससे कुछ उसके कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि काम करते टाइम स्टील फैक्ट्री में आग लग गई, या फिर उस स्टील फैक्ट्री से कुछ ऐसे केमिकल्स निकले जिससे कि सोसाइटी को दिक्कत हुई। तो यहाँ पे दिस इज आल्सो टॉट्स, बट व्हाट इज हियर इट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो दिस इज हिज फिफ्थ पोस्टुलेट। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ रॉस्को पाउंड, और ये काफी अच्छी थ्योरी है जो आज तक चल रही है। ये सारी थ्योरीज हमारे प्रैक्टिकल यूज में आती हैं, एंड पर्सनली आई थिंक दैट इज थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग एंड द वे he has connected it with engineering, the way he has connected law with engineering, that कि लॉ को काम करना चाहिए for the for the harmonization of the society। I think काफी अच्छे से इन्होंने बताया है। So this is रॉस्को पाउंड। और अपनी नेक्स्ट में जो बाकी के हमारे 5 बचे हैं जूरिस, आई विल कवर देम। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।